दोस्तों बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यहाँ पर। अगर किसी भी इंसान की लाइफ आप लोग समझना चाहेंगे तो आप लोग को उसमें कई सारे फेज नजर आएंगे। कई सारे इंसान ऐसे होते हैं उनको लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आती नहीं है, तुरंत हथियार टेक कर बैठ जाते हैं, यार जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, ये सारी चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है, पता नहीं मैं इससे कब उभरूंगा या उभरूंगा भी या नहीं उभरूंगा। तो अपने आप को इतनी नेगेटिव वाइब्स वो दे देते हैं कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि जिंदगी में उनसे ज्यादा दिक्कत किसी के पास में है ही नहीं है। पर लेकिन जब भी आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत आए, आप लोगों को लगे कि यार जिंदगी में सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे पास में है, तो एक गाना है जो आप लोगों को ये समझाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा कि आप लोगों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, किसी और की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, उससे कंपेयर में बहुत छोटी चीजें हैं। सुना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो ये रियलिटी है। हम लोग क्या रहते हैं, अपनी एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में अपना एक घर होता है, उस घर में रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है तो लगता है सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे पास में है। एक बार उस इंसान के बारे में सोच के देखिए जो आज की डेट में पैलेस्तीन या फिर इजराइल के अंदर जहां बम्बार्डमेंट हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उसको पता भी नहीं है कि अगले मिनट में उसके साथ में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग कई सारी ऐसी चीजें देख के पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आज के डेट में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। जिस तरीके से आज के डेट में बीमारी देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उनकी लाइफ में एक ही कमाने वाला था, वही चला गया, अब घर कैसे चलेगा, ऐसी भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डटकर चीजों का सामना करते हैं। तो यही प्यारी बात यहाँ पर बोली गई कि आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं स्ट्रगल करता हुआ आप लोगों को दिख सकता हूँ कि हाँ जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ चीजें अचीव करने के लिए दौड़ रहा हूँ। हाँ हो सकता है ये चीजें आप लोग मुझ में देखें, पर लेकिन आप लोग मुझ में ये कभी नहीं देखेंगे कि मैंने चीजों को छोड़ दिया है, यानी कि मैंने क्विट कर दिया है, मैंने हार मान ली है। आप लोग ऐसी चीजें कभी नहीं मेरे अंदर देखेंगे। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि जिंदगी में ना यार, जब तक आप लोग खुद से अपने हथियार नहीं टेकोगे ना, अपने हथियार आप लोग नहीं रखोगे, तब तक आप लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता है। तो आप लोग इसको डिसाइड कीजिए कि आप लोग अपने हथियार नहीं टेकने हैं। हमेशा आप लोगों को पूरे जोश के साथ में जो भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी है, उसका सामना करना है। और ये वाली जो प्रवृत्ति आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली, तो ये वाली प्रवृत्ति आप लोगों को ताउम्र फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि हथियार टेकने वाले जो इंसान होते हैं ना, उनको कभी कोई याद नहीं करता है। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि ना कोशिश करने वालों को बस इतना ही मिलता है, कोशिश करने वाले जितना छोड़ दिया करते हैं। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को किस कैटेगरी में आना है। तो ये खुद हर एक इंसान की लाइफ का सच है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुद अपने आप डिसाइड करता है कि उसको लाइफ में कितना मिलना चाहिए, और उसी के हिसाब से वो मेहनत करता है। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को लाइफ में कितना चाहिए। किसी ने नहीं लिख के भेजी यार आप लोगों की किस्मत कि A4 साइज की सीट पे किसी ने लिख के भेज दिया कि इस इंसान को जिंदगी में बस इतना ही मिलना है। नहीं, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। जितना चाहे आप लोग इस धरती पर अचीव कर सकते हैं। आप लोग जिस तरीके की लाइफ चाहें आप लोग यहां से जीकर जा सकते हैं, पर लेकिन उसके लिए उतना ही पे करना पड़ेगा आप लोगों को। पे करना मतलब उसके लिए उतनी ही आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा उसके लिए आप लोगों का डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिएगा, अगर आप लोग वो चीजें अचीव करना चाहते हैं। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, और बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया आउट ऑफ द बॉक्स अपने करियर के लिए जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, मैं भी करूंगा। टेंशन मत लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा सारे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करूंगा क्या क्या चीजें। पर हाँ यही है, आराम आराम से चीजें होनी चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। उन्हें कहते हैं कि जितनी चीजें पच जाए इंसान को इतनी खानी चाहिए जितना वो मेहनत कर सके। तो वही चीजें हैं। तो आप लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल बहुत सारे किए होंगे, पर लेकिन आप लोगों ने अगर उन स्ट्रगल को फेस कर कर अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वही स्ट्रगल जो है दुनिया काउंट करती है। अगर आप लोगों ने उन स्ट्रगल में कुछ अचीव नहीं किया है और आप लोगों ने फिर आगे चलकर उनको छोड़ दिया है, तो फिर उनको कोई काउंट नहीं करता है। तो यही है यार, जिंदगी की यही रीत है, यानी कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो वही सब चीजें हैं। आइए सबसे पहले आज का जो डे है, ये 30th डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। जो हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, तो इसी के चलते एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में जो इन्हीं के डेथ एनिवर्सरी से रिलेटेड है। ये मैंने आप लोगों को जो हमारी जो नैनो मैगजीन आती है PIB वाली वीडियो, उसमें भी डिस्कस किया था। देखिए वो जो वीडियो है डेली शाम को 10 बजे आती है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे वो कब आती है। पहले मॉर्निंग में 4 बजे आती थी, पर लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा पहले डालना स्टार्ट कर दिया, एक दिन पहले, ताकि जो मॉर्निंग वाले देखना चाहते हैं मॉर्निंग में देख ले, इवनिंग वाले देखना चाहते हैं इवनिंग में देख ले। तो उस तरीके से वो डेली शाम को आप लोग को 10 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।
आइए नजर डालेंगे आज के आर्टिकल्स के ऊपर, कुछ चीजें समझेंगे और कुछ चीजें आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, जिससे कि बहुत सारी एरिया में आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का बिहेवियर अपना दिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है यार, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये एक रिपोर्ट अभी निकल कर आई, इसमें ये बोला गया है कि एक पर्सन जो है वो वायरस फैला सकता है 406 अदर, यानी कि 406 अलग लोगों को वो पर्सन वायरस फैला सकता है। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें एक ऐसी मतलब सोसाइटी में रहते हैं जिसमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर टावर जो है, टावर मतलब जिसमें कई सारे फ्लैट होते हैं इस तरीके से। तो एक सोसाइटी अगर देखेंगे उसमें कई सारे टावर होते हैं, 10-12 टावर नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं कई सारी सोसाइटी में। उसमें जो फ्लैट होते हैं वो फ्लैट आप लोगों को देखने को मिलेगा 20, 25, 25, 30, 40, 50 तक के फ्लैट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सोचिए उस सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर पर्सन रहता है और वो कोविड-19 से ग्रसित है। उसने लिफ्ट को यूज किया अपनी मंजिल पर जाने के लिए और उसने वहां पर कोविड-19 के जो वायरस थे उसको छोड़ा और वहां से कोई और पर्सन आया, उसने उसको यूज किया, ठीक है। फिर उससे वायरस फैलना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए वहां मॉर्निंग में कोई न्यूज़पेपर वाला आ गया, कोई दूध वाला आ गया, उसने वायरस पकड़ा, वो कहीं और पहुंचा दिया। तो एक इंसान इस तरीके से फैलाता फैलाता एक वायरस को 406 लोगों तक फैला सकता है। पर लेकिन अगर ये इंसान जिसको ये बीमारी थी ये थोड़ी सी प्रिकॉशन लेता और ये क्या करता चीजों को, ये बस इतना करता कि अपने आप को होम आइसोलेट कर लेता, जहां जहां पर भी ये जा रहा था किसी चीज को टच न करता, तो ये 406 लोगों को रोक सकता था वायरस फैलाने से। अगर ये रिस्ट्रिक्टेड कर ले अपने आप को तो ओनली 2.5% यानी कि 3 से भी कम लोगों को ये वायरस फैलाएगा अगर अपने आप को होम आइसोलेट कर ले। और अगर ये होम आइसोलेट नहीं करेगा तो इतने सारे लोगों को ये वायरस फैला सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब ये रिएक्शन चलती है, ठीक है, एक तरीके से जब एक तरीके से जब अटैक होता है तो एक ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। जब आप लोग एक नहीं कहते कि आप लोगों को जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से चीजें चलती चली जाती हैं कि एक चेन रिएक्शन बन जाती है। एक निकला, उसने 3 को तोड़ा, फिर 3 को तोड़ा, फिर 3 को तोड़ा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन चलती है इसमें ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन का आप लोगों को नाम बताना है, फ्यूजन होता है या फिर फ्यूजन होता है। कौन सी रिएक्शन होती है? केमिस्ट्री तो याद होगी, ये तो बिल्कुल ही छोटी सी केमिस्ट्री है, ये तो याद होनी चाहिए। तो उससे पता चलता है कितने सारे लोगों को ये बीमारी फैल रही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग वहीं पर ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर ये बीमारी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। कहीं ना कहीं जनता का और हमारी जो गवर्नमेंट है दोनों की बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी कंट्री में आज के डेट में 2.5-3 लाख केसेस आ रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 3.5 से घटकर ये 2.5 लाख आ गए, तो एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। और जो डेथ हो रही थी अभी ये 4,000 से भी ज्यादा डेथ पहुंच गई थी, तो कई सारे दिन ये कम डेथ होती है। हालांकि कई बार ये भी बात बताई जाती है कि आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जा रहे हैं। अब तक ये माना जा रहा है हमारी कंट्री में यहाँ पर 2,90,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, पर लेकिन रियलिटी में ये बताते हैं कि सारे आंकड़े सामने नहीं है कि लगभग 7 से 8 लाख तक के लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे भी कई सारे आंकड़े बताते हैं। अभी एक यूएसए के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि इंडिया में जो नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ केसेस हैं वो काउंट काफी कम किए जा रहे हैं। तो ये है जिसके बारे में आप लोग याद रखें, थोड़ा सा अपना खुद का आप लोग प्रिकॉशन रखें। मान लीजिए आप लोग कहीं बाहर घूम के आए, सब्जी लेके आए, दूध लेके आए, कुछ और खाने पीने का सामान लेके आए, सबसे पहले आकर आप लोग क्या कर रहे हैं, अब वो सामान साइड में रख दे रहे हैं। कोशिश करो कि 1-2 दिन का एडवांस लेकर आओ, ताकि कम से कम अगर कुछ सामान आप लोग लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा सामान है जो 24 घंटे के अंदर यूज करना है, दूध वगैरह हो गया, तो उसको प्रॉपर धुल लीजिए आप लोग, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए या फिर उसको साबुन में कम से कम 30 से 40 सेकंड तक उसको धुलिए प्रॉपर वे में। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि सामान को, जो वैसा सामान है जो कि आप लोग रख सकते हैं लंबे समय, वाले चना ले आए, दाल ले आए, ठीक है, कुछ ऐसा सामान ले आए जो लंबे समय तक रखते हैं, तो कम से कम 24 घंटे तक उसको साइड में रखे रखिए, ठीक है। फिर उसको यूज कीजिए, चीजों को गर्म कर अच्छे से यूज कीजिए। अगर कुछ भी खा रहे हैं उसी रो चीजों को वैसे यूज मत कीजिए जैसी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो वायरस है ये बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को वायरस लग गया है और उसने छींक दिया, ठीक है, तो वहां पर अगर आप लोग देखें जो उसने छींका, उससे छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकले वो 10 मीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं, इतने हल्के ये होते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी लग रही है तो ये अगर मान लीजिए वही पर्सन वहां पर छींक कर चला गया, ठीक है, कोई पर्सन वहां पर बाइक से आया और वो तुरंत यहां से निकल कर गया, देखिए हेलमेट आप लोगों को वायरस से बचाने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये देखिए हेलमेट के फायदे, जिसको लगता था ना हेलमेट बस एक एक्सीडेंट से बचाने में फायदा करेगा, और वायरस से बचाने में भी आप लोगों को फायदा कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं यहाँ पर कि हेलमेट वगैरह जरूर यूज कीजिए। और अगर रोड पर आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि डबल मास्क अपना यूज करके चलना है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है कि आप लोग प्रिकॉशन लेंगे तो क्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसको बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस।
ये वही बीमारी है जिसको लेकर मैंने आप लोगों को 14 तारीख को मतलब 14th ऑफ जो मई में मैंने डिस्कस किया था। और जब मैंने डिस्कस किया तो ये बीमारी मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी। ये था वो थंबनेल जो मैंने लगाया था अवेयरनेस फैलाने के लिए, पर लेकिन फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। कई सारे बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग देखिए, अब जो मैंने आप लोगों को लगभग आज हम लोग जो है 21 तारीख में और 7 दिन पहले जो मैंने आप लोगों को बातें बताई थी, आज जो है उस डिजीज को एपिडेमिक डिक्लेयर करने के लिए बोल दिया गया राज्य के अंदर। कई सारे राज्य के अंदर ये बीमारी फैल रही है और सेंटर ने स्टेट को बोला है कि इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करो ताकि इसके ऊपर और ज्यादा फोकस किया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक फंगल डिजीज है, जो फंगल यानी कि फंगस का जो इन्फेक्शन होता है ये और लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आएगी। पर अच्छी बात पता है क्या है इस बीमारी की, ये बीमारी क्योर हो सकती है। ये एक फंगल डिजीज को आसानी से क्योर किया जा सकता है अगर थोड़ा सा भी हम लोग ध्यान रख के चले। पर लेकिन दिक्कत किन में देखने को मिलती है, उन लोगों में जिनका इम्यून जो है वो काफी हद तक बर्बाद हो चुका है, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। मैंने बताया भी था, अब ब्रेड होते हैं या फिर कोई भी ऐसा सामान घर में रखा ना, फफूंदी लग जाती है उसमें, तो उसको फंगल नॉर्मली उन सामान में लगता है। ऐसा ही फंगस जब बॉडी में लगना स्टार्ट हो जाता है तो कई जगह ये इंपैक्ट डालता है, आंखों के ऊपर, ये चेहरा, सर के ऊपर, इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये माइक्रो, जिसको यहां पर बोला जा रहा है म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन की, इम्यून सिस्टम अगर आप लोग का स्ट्रॉन्ग है, खाना अच्छे से आप लोग खा रहे हैं, नींद अच्छे से ले रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, वाटर इनटेक आप लोग का अच्छा है, तो ये बहुत सारी बीमारी आप लोग वैसे ही इनको हरा दोगे यार, इनकी औकात नहीं है बीमारियों की। हम लोग बीमारियों को रियलिटी में ना इन्वाइट करते हैं, ठीक है, अपनी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए, उन पर इंप्रूवमेंट न करते हुए ये बीमारी हम लोग बुलावा देते हैं इन बीमारी को। अगर हम लोग ये थोड़ी सी चीजें छोड़ दें तो हम लोग काफी हद तक सिचुएशन को सुधार सकते हैं, और ये रियलिटी है। आप लोग नहीं यकीन आता तो इंप्लीमेंट कर देखिए, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, वाटर इनटेक अपना बढ़ा दीजिए, इस तरह की चीजें करिए, और फिर देखिए बीमारी जो है ये रास्ता नापती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन ऐसा करने के लिए भी इंसान के अंदर डेडिकेशन चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना, वो भी आधे घंटे। टफ काम तो है यार, ठीक है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, ठीक है, ये चीजें करनी पड़ेगी तभी जाकर सिचुएशन सुधरेगी। आगे अगर बात करें, ये एक अच्छी चीज है कि जो कई सारे जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन कर रखा है, और जो वर्कर है, हेल्थ वर्कर, घर जाकर ऑक्सीजन लेवल जो है उनके चेक कर रहे हैं कि सही चीजें हैं या फिर नहीं है। अभी यहाँ पर एक साइड में हम लोग कोविड-19 से जूझ ही रहे थे, तो एक साइड से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली, किसकी, ये है यहाँ पर साइक्लोन की, जो कि दिल्ली में अभी एक काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, त्रासदी निकल कर आई। बहुत दिनों बाद इतनी बारिश यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिली। बहुत सारी बॉडी यहाँ पर रिकवर की जा रही है अभी अलग अलग एरिया में। आप लोग यहाँ पर भी देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं अभी, कई सारे, जैसे कि आप लोग बात करें मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये साइक्लोन जो है इसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दी है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसी तरह की कंडीशन आप लोग देखते हैं, ये साइक्लोन जो है इसने क्या कंडीशन फैलाई, जिसका नाम है ताउते, ठीक है। तो ये कैपिटल दिल्ली में हाईएस्ट रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर जो बारिश देखने को मिली, नॉर्मल ऐसी बारिश नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक अलग ही लेवल पर चीजें यहाँ पर पहुंच गई है, और कोविड-19 लोगों को चपेट ही रहा है एक साइड में। अब ये कंडीशन निकल कर आ रही है। अभी एक एमिनेंट स्कल्पचर थे, यानी कि जो मूर्तिकार आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, नाम है इनका रघुनाथ। तो रघुनाथ महापात्रा अब हमारे बीच में नहीं रहे, पर लेकिन इससे भी दुखद घटना ये है, यहाँ पर ऑलरेडी इनके 2 बेटे जो हैं वो वायरस की चपेट में आ चुके थे, यानी कि ऑलरेडी ये 2 बच्चे अपने खो चुके थे, अब ये भी हमारे बीच में नहीं रहे। आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊं कि जो एक आप लोग देखते हैं बड़ी इंटेंस बात है, जिसमें लोगों को झंझोड़ देने वाली बात है। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में बस 1 पर्सन बचा है, जिनकी 5-6 की फैमिली थी, ऐसे भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जिसकी फैमिली ये वायरस खाकर चला गया, उनको तो पता है कि वायरस क्या है, पर लेकिन जिसकी फैमिली, अभी किसी की फैमिली में अगर कोई पर्सन की डेथ नहीं है, हालांकि कोई रेयर ही बचा होगा, जिसकी फैमिली में तो नहीं, पर हाँ यार दोस्त रिश्तेदार में कोई ना कोई जरूर गया होगा, तो उसको पूछे जाकर क्या कंडीशन है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपना चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी के बारे में कुछ बातें हैं। बाकी इन सब चीजों के बीच में जब कोई ऐसी न्यूज निकल के आते हैं ना, ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर एक वुमेन, उसकी डॉटर और जो लवर है, उनके द्वारा मिलकर ये इसके हस्बैंड की डेथ कर दी गई, यानी कि जो वुमेन था उसकी डेथ कर दी गई यहाँ पर एक डॉटर और लवर के साथ में मिलकर। होगा कुछ ऐसे ही कुछ चक्कर जो भी चलती है दुनियादारी। तो ये सिचुएशन जब देखने को मिलती है, तो यानी कि इंसान जो है वो किन दुनियादारी में जी रहा है। अगर हर एक इंसान जो है ना अपने काम पर फोकस देना स्टार्ट कर दे। मुझे एक याद आती है एक टीचर की बात। एक टीचर थे 6th क्लास में, तो कई सारे बच्चे थे जो क्लास बंक किया करते थे। तो एक बच्चे ने बोला कि सर कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास बंक करके, सर कैंटीन में बैठे हुए हैं। तो उन टीचर के द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई। उनके द्वारा बोला गया कि अगर सब बाबू बन जाएंगे
तो फिर झोला उठाने वाला कौन रहेगा। यानी कि उनका बोलना यह था कि कल को चलकर अगर सारे जो है एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो कोई ऐसा भी होना चाहिए ना, उनका थैला उठाने वाला चाहिए, यानी कि कोई उनको पीछे एक तरीके से उनके जो बोझ उठा के चलेगा, तो वो कौन चलेगा उठा के, तो वह वो किसका कैसे काम चलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है सीधा सीधा कि हर एक इंसान जो है वो एक अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंच सकता। कुछ ऐसे भी हैं जो नकारे रहेंगे हमेशा, जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं है, वो फिर क्या करेंगे, वो जिंदगी भर कोसते रहेंगे चीजों को, यार जिंदगी में ऐसा नहीं मिला, जिंदगी में वैसा नहीं मिला। ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने ये नहीं किया इसकी वजह से मुझे ये नहीं मिला, उसको कहीं नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो वाली सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर जो कई सारे चीफ मिनिस्टर जो थे उनकी मीटिंग चल रही थी वर्चुअल ऑनलाइन। तो इसमें पहले आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग जब कमीशन की मीटिंग हुआ करती थी तो कई बार नरेंद्र मोदी जो थे उस टाइम पर हमारी कंट्री के हमारी कंट्री में चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो कई बार मीटिंग में उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता था प्लानिंग कमीशन को कि हमको बोलने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती थी, यानी कि पूरा बोलने नहीं दिया जाता था। और इवन जयललिता जी जो थी वो मीटिंग छोड़कर भाग गई थी बीच में ही, जब यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। जयललिता जी, मनमोहन सिंह जी जो मीटिंग यहाँ पर ये मतलब वो मीटिंग ले रहे थे, तो जयललिता जी बीच में से मीटिंग छोड़कर निकल गई थी। तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि हाँ ये सही है कि ये प्लानिंग कमीशन किसी काम की बॉडी नहीं रह रही है, इसमें हमको बोलने नहीं दिया जाता है। पर लेकिन आज जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो प्राइम मिनिस्टर जो आज के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए वो एक टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे, वो प्रॉब्लम समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर की क्या क्या प्रॉब्लम है। पर लेकिन आज उनके ऊपर भी वही आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरे चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के जो यहाँ पर मीट है उसमें जो चीफ मिनिस्टर है उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो वो वाली सिचुएशन जो है उन्हें कहते हैं चक्र घूमेगा, तो चक्र घूम गया अब यहाँ पर। अब वो वाली सिचुएशन फिर से आप लोगों को देखने को मिल रही है। और अब तो प्लानिंग कमीशन भी नहीं है, अब तो नीति आयोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए जो भी है ये सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स है। बाकी आईटी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी डेट जो है अभी एक्सटेंड कर दी गई है, 31 जुलाई से 30 सितंबर बढ़ा दी गई है, क्योंकि माहौल देश में पता ही आप लोगों को क्या चल रहा है, तो क्या किया जाए, ये सारी सिचुएशन है सामने भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अगर बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में कोई काम कर रही है एजुकेशन के फील्ड में, बीमारी के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में कोई भी, तो ये बैंक अकाउंट खोलने की बात की गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि SBI में आप लोग को अकाउंट खोलना है, और वो भी दिल्ली के अंदर, अगर आप लोग पैसा चाहते हैं बाहर से लेना। तो ये कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है थोड़ा रियायत दे देते हैं, पर लेकिन अभी भी बोले हैं कि यहाँ पर अगर ये अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो SBI भी अभी यहाँ पर प्रॉपर जल्दी अकाउंट खोल दे, वो भी इसके अंदर डिले कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बोला ये गया है कि थोड़ा सा अभी यहाँ पर डिले जो हो रहा है उसको जल्दी किया जाए, क्योंकि इन NGO को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस प्रॉब्लम की वजह से इनके काम जो है वो देश के अंदर रुके पड़े हैं, तो खासकर कोविड-19 में हेल्प ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें बोली गई। ये काफी बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है और एक साइड में उसकी वजह से कई सारे हादसे देखने को मिलते रहते हैं, और ये वो हादसे होते हैं जिनको बचाया जा सकता है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर लेकिन यहाँ पर लापरवाही हुई, और वो नहीं कहते लापरवाही, वो नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, एक वर्ड नहीं यूज कहते हैं सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीजें देखने को मिलेगी, और ये लाइफ में भी है। अगर आप लोग कहीं बाइक चला रहे हैं, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वो चीजें हटी तुरंत कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी, अपनी जान जाएगी और शायद में किसी और को भी लेकर डूबेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली ONGC के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि जो यहाँ पर अभी जो साइक्लोन देखने को मिल रहा है उसके चलते भी इनके द्वारा अपना काम जो है कंटिन्यू रखा गया, और कई सारे लोगों की जो जान थी वो खतरे में यहाँ पर पड़ गई। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर ये चीजें देखनी चाहिए, जब ऑलरेडी वार्निंग आ चुकी है, ऐसी चीजें देख चुके हैं कि यहाँ पर जो साइक्लोन आ रहा है इतने लार्ज स्केल पर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उसके बाद भी आप लोग काम पर फोकस दिए हुए हैं, वो भी लोगों की हेल्थ को ध्यान में नहीं रखते हुए। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फंस गए थे, जिसकी वजह से सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये आरोप सीधा लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से चीजों को टैकल किया जा रहा है यहाँ पर, और ये गलत तरीका है। ईरान और इंडिया के बीच में एक नया इशू निकल कर आया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। यहाँ पर फरजाद बी एक ऑयल फील्ड है जो कि हमारी कंट्री में जो ONGC जो वेदास लिमिटेड है, जिसको OVL आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये फाइंड किया गया था। पर ईरान ने बोला कि अपनी ही कंट्री के लोकल लोगों को अभी ये दिया जाएगा काम करने के लिए, इंडिया को इसमें काउंट नहीं किया गया है।
तो इसी पर बात जारी है इंडिया की। तो देखते हैं कि सिचुएशन सुधरती है या नहीं सुधरती है, पर लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं एक चाइना का प्रेशर भी आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर करता है। तो फरजाद बी ये कहाँ पर है? ये ईरान के अंदर है। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और कई बार देखिए न्यूज़पेपर सुनने के फायदे पता है क्या होते हैं? रेगुलर ये होते हैं, ये चीजें जो है मैं आप लोगों को 3-4 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलर चीजें सुनते रहते हैं तो बहुत सारा रीजन तो मैं ही आप लोगों को करा देता हूँ, पर लेकिन अगर आप लोग बीच में बंक मार जाते हैं, जैसे आप लोग क्लास में बंक मारा करते थे, तो यार ये आप लोग ना अपने ही साथ में खिलवाड़ करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे मुझे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे उन लोगों को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जो रेगुलर सुन रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ गया वो करके ले जाएंगे, आप लोगों को इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा कई बार एक एक नंबर से उनके एग्जाम में सिलेक्शन होने से रुकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा संदीप भैया वाला डायलॉग भी कि रह गया था यार एक नंबर से, ठीक है। तो उसी तरीके से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे लोग जो हैं इस तरीके से रुक जाते हैं अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन एक रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को फुलफिल करनी ही करनी पड़ेगी। एक साइड में साइक्लोन चल रहा है, एक साइड में कोविड-19 चल रहा है, पर चाइना जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी हरकतें बाज नहीं आ रहा है, कंप्लीट कर रहा है हाईवे वगैरह जो बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के आसपास में जो तिब्बत वाला रीजन है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा शानदार तरीके से इसका चल रहा है, रुकने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया को देकर कोरोना दुनिया रो रही है और ये हंस रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि हमेशा मजबूर करता है लोगों को रोने के लिए अलग अलग एरिया में। तो ये जो एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा, ये है यारलंग ज़ेंगबो, ठीक है। यारलंग ज़ेंगबो किस रिवर का नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर को यारलंग ज़ेंगबो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये देख सकते हैं इसको सैंगपो, शॉर्ट फॉर्म में सैंगपो, टी साइलेंट है, यारलंग ज़ेंगपो, ये ब्रह्मपुत्रा है जिसको तिब्बत में बोलते हैं। तो इसी के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाकी जब ये आती है आसाम के अंदर तो ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं। जब ये जाती है कहां पर? बंगाल के, सॉरी बांग्लादेश के अंदर, तो इसको जमुना बोल देते हैं ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। जब फिर आकर यहाँ पर ये गंगा जो है ये एंट्री करती है यहाँ पर ये इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर, तो पद्मा बोल देते हैं। और जब ये जाकर दोनों मिलकर गिरती हैं कहां पर? बे ऑफ बंगाल में, तो इनको मेघना बोल देते हैं। तो ये सारे नाम एक ही रिवर के हैं, जैसे चेंज आप लोगों को नजर आते हैं। तो बेसिक चीजें, ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछ ले जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया यारलंग ज़ेंगपो, तो इसका मतलब ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देते तो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो आप लोग गलत करने से बच सकते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे। अब नहीं भूलोगे ना? हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं भूलना है, ओके। आगे चलते हैं। इसराइल के बारे में बात की जा रही है, घमासान जारी है, लोगों की जान जा रही है। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को कई सारे एंगल जानने को मिलेंगे। श्रीलंका की पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिए गए जो पोर्ट सिटी डेवलप की जा रही है यहाँ पर, ये खासकर श्रीलंका के, सॉरी जो श्रीलंका के अंदर, और तमिलनाडु जो कम्युनिटी है, एमपी जो है वो इसको रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी तमिलियन कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो कि श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं। तो ये कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। आगे बात करें यहाँ पर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ा है उसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं। बर्फ पिघल कर जैसे ही नीचे आता है तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा बुलाया गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है वो ब्रेक हो गया है अंटार्कटिका का। देखिए जब ये पृथ्वी आप लोग देखेंगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों को आर्टिक ओशन का देखने को मिलेगा, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। साउथ पोल पे आप लोगों को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिका में जो आइसबर्ग हैं वो टूट टूट कर निकल रहे हैं। इसके चलते कंडीशन ये है कि आने वाले टाइम में जो समुद्र ओशन का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बर्फ है पिघल पिघल कर ओशन के अंदर आएगा। तो बहुत सारी यार प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, अगर इंसानों के द्वारा जो हरकतें चल रही हैं वो हरकतें नहीं सुधारी गई तो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक ओवरव्यू। आइए अब एडिटोरियल देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं एडिटोरियल के बारे में। एडिटोरियल जो है नॉर्मली देखिए आप लोग जब भी एडिटोरियल देखते हैं तो आप लोग ये कोशिश क्या कीजिए कि कम से कम एक एडिटोरियल आप लोगों को जरूर पढ़ना है, जो मैंने आप लोगों को बोला भी था, ठीक है। कोई भी एक चूज कर लिया कीजिए, एक एडिटोरियल जरूर पढ़िए, ये कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग काफी फायदा देगा, ओके, जो भी सीसेट वगैरह के पेपर होते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल, तो ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा कि सेंटर को बोला जा रहा है कि धोखा दिया है स्टेट को और फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है बीमारी को टैकल करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया इसके बारे में हम लोग समझेंगे और क्या क्या सिचुएशन है उसको भी देखेंगे। ये जो वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर ये जो वाला आर्टिकल बात कर रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में, तो क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है तो समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी आप लोग बोल सकते हैं, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में है, इनके हेल्थ का जो ढांचा है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्या क्या दिक्कतें हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है साइड में बोला जा रहा है कि क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर सकती है,
कोविड 19 की वेव में। तो ये आप लोगों को इसके बारे में इतनी सारी बातें मैं बता चुका हूं कि कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है कोविड 19 का। तो इसको क्वेश्चन की तरीके से भी आप लोग ले सकते हैं कि कैन द इकोनॉमी सर्वाइव द सेकंड वेव कोविड 19, ठीक है। तो सेकंड कोविड 19 वेव के सामने हमारी इकोनॉमी क्या सर्वाइव कर सकती है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अटेम्प्ट करना है। आप लोग लिखिएगा जो भी फैक्ट्स और फिगर आप लोगों के पास में है, इतने दिन से आप लोग डिस्कशन सुन रहे हैं, कोविड 19 को इतने दिन से देख रहे हैं, अब तो आप लोगों का दोस्त बन गया ना कोविड 19, इतने दिनों से समझ रहे हो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में फैक्ट्स और फिगर आप लोगों के पास में होना चाहिए। दुनिया भर के आर्टिकल तो मैं डिस्कस कर चुका हूं और आज भी डिस्कस करेंगे, कई सारी बातें जाने क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे। ये साइड वाला आर्टिकल भी बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, ये डिस्कस नहीं करेंगे, बीमारी को टैकल करने में क्या क्या चीजें रही। ये वाला आर्टिकल एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को यहीं पर ही। समझिएगा आप लोग यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि मान लीजिए कोई IAS है या फिर कोई IPS है, अगर कोई चुनकर जा रहा है तो एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आप लोगों का मेंस होता है, उसमें सिलेक्शन के बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। यहाँ पर जो लोग जाते हैं ना, उनको वो नॉलेज होती है जो कि हर एक एरिया के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कई कल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट का भी वहां पर एक टॉपिक है, पर इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में जर्नलिस्ट IAS IPS हैं, ना कि स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, जिनको पता होना चाहिए कि हाँ उस एरिया में छोटी छोटी चीजें क्या हैं, कमियां खामियां क्या हैं, जिनको टैकल किया जा सके। एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका मान लीजिए उसका पर्टिकुलर पर्सन का ऑप्शन जो है वो वहां पर हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको पोस्ट कर दिया गया किसी टेक्नोलॉजिकल पोस्ट में, ठीक है। वो बंदा हिस्ट्री पढ़ता हुआ है, टेक्नोलॉजी से वो वैसे भी दूर रहता है हमेशा, ठीक है, साइंस में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। अब उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या आप लोगों को लगता है कि वो टैकल कर पाएगा, अगर कोई साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में अब फिलहाल कोविड 19 ने ये बता दिया है कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जर्नलिस्ट से काम नहीं चलेगा। रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका बताया गया क्योंकि अभी हेल्थ के मैटर में अगर हम लोग बात करें, अगर कोई हेल्थ के स्पेशलिस्ट होते तो वो चीजों को टैकल कर पाते। उदाहरण के तौर पर बताया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट थे यहाँ पर MS स्वामीनाथन, उनके द्वारा काम किया गया, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हुआ, तो कि वर्गीस कुरियन जो थे उनके द्वारा काम किया गया, ये दूध की नदियां बह गई हमारे देश में, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन ने काम किया। आधार कार्ड क्यों हमारी कंट्री में इतने लार्ज स्केल पर हर एक लोग के पास में आज के दिन देखने को मिलता है, नंदन जो नीलकनी है ये एक फेमस पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा इसके ऊपर काम किया गया, इस पर्टिकुलर फील्ड के ज्ञाता। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिवॉल्यूशन, तो सैम पेट्रोडा, इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, ये अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं जिनके द्वारा काम किया गया, इसीलिए इन चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। यानी कि जिस किसी पर्सन के द्वारा भी अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट के तौर पर काम किया गया वो सारी चीजें हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, वरना सारी चीजें पीछे छूट जा रही हैं। तो हम लोग को स्पेशलिस्ट की चीजें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ना कि जर्नलिस्ट की, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि हम लोग को स्पेशलिस्ट चाहिए, ना कि जर्नलिस्ट चाहिए, तो तभी हम लोग चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जर्नलिस्ट होगा तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। स्पेशलिस्ट होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएंगे, कोई डॉक्टर है यार, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, आप लोग ऐसे थोड़ी ना कि जाएंगे कि यार वो सारी चीजें देख लेता है थोड़ा थोड़ा, और आप लोगों को बीमारी हो रखी है कोई, तो आप लोग बोलेंगे यार किसी ढंग के स्पेशलिस्ट का नाम बता दे, दिमाग खराब मत कर, ठीक है। पता चला उसने और नहीं सही बीमारी भी और ज्यादा बढ़ा दी, तो वो चीजें आप लोग देख सकते हैं आप लोग। तो इसलिए स्पेशलिस्ट जरूरी होती है जब खतरनाक लेवल की बीमारी होती है, जर्नलिस्ट तब काम आते हैं जब एक नॉर्मल तरीके से चीजों को टैकल कर रहे हैं। तो ये हमेशा स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोग इसको कैसे देखकर चलते हैं। यहाँ पर आज फ्राइडे है, फ्राइडे को यहाँ पर ये बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है जर्नलिस्ट के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये कार्टून है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कार्टून क्या दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज की डेट में अगर आप लोग समझ सकते हैं, एक अलग ही तरीका माहौल देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे यहाँ थी सिचुएशन, ठीक है, अभी फिलहाल मोदी जी की दाढ़ी को लेकर भी कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, बीमारी को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं, अभी किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय योर इमेज सर, यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपकी जो इमेज थी जो पहले, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है आज की डेट में। जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है हमारे देश में ना, कोविड 19 को टैकल करने के लिए सेंटर के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो जिस तरीके से जब कोई भी बात होती है आप लोग समझ सकते हैं,
हमारे देश में अगर कोई भी चीजें होती हैं, इवन आज के दिन में कुछ भी अगर आप लोग करते हैं, अगर सेंटर के द्वारा कोई स्कीम चलाई जाती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की पिक्चर आप लोगों को उसमें देखने को मिलती है कई बार। तो जब कोई काम अगर देश के अंदर अच्छा हो रहा है तो अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग किसको बोलते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अप्रिशिएट किया जाता है। पर लेकिन अब देश के अंदर अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो किसकी इमेज सबसे ज्यादा खराब होगी, वो होगी प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि उन्हीं के नाम पर सारे काम किए जाते हैं। तो अगर वाहवाही होनी है तो प्राइम मिनिस्टर की होनी है, और अगर वाहवाही के बाद में सिचुएशन देखने को मिलेगी तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन कहने का मतलब ये कि इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर की इमेज, और जब बुरा आ रहा है तो तभी प्राइम मिनिस्टर की बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब बुरा काम आ रहा है तो किसी और की एक तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, और अच्छा काम हो तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरीके का ये कार्टून है। यहाँ पर आप लोग इसके बारे में अगर कुछ लिखना हो तो 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं। पिक्चर को देखकर अगर आप लोग कोई एक्सप्लेन करेंगे तो क्या चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही शानदार और बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, डिटेल में समझते हैं। आइए बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें देश में देखने को मिल रही हैं। फेडरलिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आप लोगों को अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। द पैराडॉक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, यानी कि जो केंद्रीय संघवाद का जो ढांचा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आज की डेट में उसमें एक विरोधाभास देखने को मिलेगा। तो एनालाइज करना है कि क्या क्या चैलेंजेस इसके डिजाइन के सामने, यानी कि जो फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, जो संघवाद का ढांचा है, उसके सामने क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो फेडरलिज्म जहां पर स्टेट और जो सेंटर जो है वो मिलकर काम करता है, तो इसको नॉर्मली आप लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। अभी फिलहाल ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी कि यहाँ पर सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में जाकर बात कर रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होते हैं, वो स्टेट कैडर के अंदर आते हैं। सेंटर क्या कर रहे हैं, स्टेट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट से बात कर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट से बात कर कलेक्टर से। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से आप लोग चीजों को देखकर चल रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें समझाने की कोशिश करूं तो ये फेडरल सिस्टम है और यहाँ पर ये यूनिटरी सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंटर हो गया और स्टेट हो गया। हालांकि हमारी कंट्री में भी 3 लेवल की भी चीजें पहुंच गई हैं। सेंटर और स्टेट के बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी, तो 3rd लेवल पर भी अभी चीजें पहुंच गई हैं। तो पॉलिटिकल पावर शेयर रहती है यहाँ पर 2 लेवल पर, लेकिन हमारी कंट्री में 3rd लेवल देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और कोडिफाइड है कि हाँ सेंटर ये काम करेगा, स्टेट ये काम करेगा, और यहाँ पर नीचे अगर बात करें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को भी उनके काम दिए गए हैं। इसी के बेस पर हमारी कंट्री में जो 7वां शेड्यूल है वो डिजाइन किया गया है। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट रखी गई है, पहली लिस्ट सेंटर, दूसरी लिस्ट स्टेट और तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट। ये अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने एरिया में लॉ बनाते हैं, सारे अपना काम करते हैं। तो वो डिफरेंट तरीके से आप लोगों को डिफाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉ जो रहते हैं सेंटर और स्टेट जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप रहते हैं। जैसे सेंटर जो होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, सॉरी स्टेट जो होता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बना रहा है, सेंटर जो होता है वो अपना जैसे डिफेंस के बारे में कोई लॉ बना दिया, कम्युनिकेशन के बारे में कोई लॉ बना दिया, ठीक है। तो जो भी सारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं उनके ऊपर सेंट्रल लॉ बनाते हैं। पर यूनिटरी सिस्टम में यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर रहती है वो सेंट्रल के हाथ में रहती है, ठीक है। पॉलिटिकल जो पावर रहती है सेंट्रल में रहती है ओनली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहता है, सेंटर के हिसाब से सेंटर जब चाहे चेंज कर लेता है, और चीजें इसी के साथ में यूनिफॉर्म रहती है पूरी कंट्री के अंदर, जो बोलते हैं वही चलेगा। पर हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है, जो चीजें सेंटर करने की कोशिश कर रहा है बिहार के अंदर वो चीजें सेंटर नहीं कर पाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक फेडरल सिस्टम का ढांचा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती हैं, उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें की जा रही है जो कि आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए आगे समझते हैं। आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी, और इवन ये वो बातें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है। पॉलिटी से रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करूंगा उनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं, ओके। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक ये डायलॉग कई बार सुना होगा कि जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती हैं। तो ग्रेट पावर किसके हाथ में, वह सेंटर के हाथ में। तो उनकी एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो सबको साथ में लेके चले, तभी सबका विकास होगा। हमारी अगर आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप लोग समझेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, एक पर्टिकुलर केस था, ये था स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। कब का केस था, ये था 1962 का केस। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फेडरल, यानी कि हमारा संविधान जो है वो संघवाद के ढांचे पर काम नहीं करता है, फेडरल सिस्टम नहीं है। तो कुछ समय तक ये चीजें चलती रही, पर लेकिन फिर आगे चलकर एक केस है जो कि बहुत फेमस केस है, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एसआर बुमई। एसआर बुमई का जो केस था ये था 1994 का केस। एसआर बुमई के केस में बोला गया
कि जो संघवाद का ढांचा है, यानी कि जो फेडरलिज्म का सिस्टम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर, ये वही बेसिक स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले डिफाइन की गई थी केशवानंद भारती केस के बाद में हमारी कंट्री के लिए, कि हमारी कंट्री में एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंटर जो है वो काम करेगा, स्टेट जो है वो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोला गया कि आज की डेट में अगर सेंटर जो है वो अगर कुछ भी चेंज करना चाहता है संविधान के अंदर वो चेंज कर सकता है, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो इनके द्वारा बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि